मदुरई में मैं था तो वहाँ ग्रेनाइट स्कैम हुआ था। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, पूरा टीम्स बनाई, करीब 50 एफआईआर फाइल किए, 100-150 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें बड़े बड़े लोग भी थे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में नवोदय का क्या रोल मानते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आई वो एक डिसिप्लिन। नवोदय एक इंक्लूसिव समाज और इंक्लूसिव सोसाइटी का पॉइंट दिया कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक, उसके बाद आपकी जाति या नवोदय जहाँ भी जाते हैं अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। उसका कारण यही है कि आपकी ट्रेनिंग एकदम अलग होती है और लोगों से। आप ज़्यादा डिसिप्लिन होते हो, आप ज़्यादा संयम आपके पास होता है। चैलेंजेस आपने देखे हैं तो आप सोल्यूशन निकाल ही लेते हो। जो लिस्ट आउट हुई थी उसमें 30 बच्चे थे जो यूपीएससी क्रैक किए नवोदय के, सभी गांव से। क्या आपको लगता है कि वो नवोदय जैसी संस्था से न पढ़े होते तो उनके लिए वो चीज़ पॉसिबल होती? मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्टिकुलर समय पे गवर्नमेंट जॉब में भी इतनी फैसिलिटी या तो उस लेवल की सैलरी नहीं होती थी, और गवर्नमेंट स्कूल भी जैसे नवोदय या फिर कोई कॉन्वेंट स्कूल भी नहीं होते थे उस लेवल की। तो दिस इज फैसिलिटी। छोटे टाउन में स्कूल अच्छे नहीं थे। हाँ, नवोदय का जो यूएसपी है वो यही है कि क्वालिटी एजुकेशन इन स्मॉल टाउन्स। या तो छोटे टाउन्स में जहाँ पे अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है ज़्यादा बच्चों के लिए, उनके लिए नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा है। जो डे स्कॉलर वाला होता है कि आप गए स्कूल और पढ़ के चले आए, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अच्छा है खराब मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनमें से भी अच्छा करते ही हैं। एक होता है रेजिडेंशियल स्कूल, जो आपका है रेजिडेंशियल स्कूल में आप रहते हो वहाँ पे, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या रहती है, डिसिप्लिन बनता है, आप चीज़ों को फॉलो करना सीख जाते हो, है ना। और आपको माँ बाप वहाँ पे नहीं है आपको मतलब पैम्पर करने के लिए और आपकी गलतियों को माफ करने के लिए, ठीक है, टेक केयर ऑफ है ना। एवरीथिंग। तो आप यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। सो वो ग्रोथ जो होती है ना, बहुत ही डिसिप्लिन ग्रोथ होती है। आई थिंक वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से नवोदय विद्यालय वाज डेफिनेटली अ वेरी गुड, इट्स काइंड ऑफ एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई थी जो छोटे शहरों में हुई थी, नहीं तो स्कूलिंग के बहुत इश्यूज थे वहाँ पे। आज के सिनेरियो में बात करें तो वो कुछ सॉल्व हुए हैं? देखो ऐसा है कि स्कूलिंग और कोई भी सेक्टर हो जो सोसाइटी में, हेल्थ सेक्टर है मान लीजिए, या स्कूलिंग है, या ये चीजें पहले से तो बेटर हुई, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, ये एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना तो आप सीख जाओगे मान लो, लेकिन बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज, उनकी जो स्किल है, वो कहाँ से सीखोगे। एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है कि प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, और आज के ज़माने में डेफिनेटली ज़्यादा स्कूल्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो नवोदय विद्यालय के लिए एक तरह का चैलेंज है, इसलिए नवोदय विद्यालय को क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन करने में जरूर फोकस करना चाहिए कि जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो डाइल्यूट ना हो। अभी एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है जो एक सोसाइटी का जो नवोदय में जाता है। लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, टू सम एक्सटेंट मिडिल क्लास भी भेज सकता है इन स्कूलों में, खासकर छोटे टाउन्स में। तो जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें अभी भी वो जो फीस का लेवल है, हाँ, उसकी कंपैरिजन करें तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नवोदय फिर भी मतलब ज्यादा हाँ, डेफिनेटली। सो जो जो कॉन्वेंट अफोर्ड कर सकता है वो तो कॉन्वेंट में ही भेजेगा। जो नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे और स्कूल अवेलेबल नहीं है, अच्छे स्कूल अवेलेबल नहीं है, वहाँ तो एक्चुअली 3-4 सेक्टर में बांट सकते हो। एक तो जो कॉन्वेंट एजुकेटेड लेकिन अफोर्डेबल होते हैं, एक जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो सिर्फ बड़े पैसे वालों के लिए ही हैं, और फिर आपका आता है ऐसे प्राइवेट स्कूल्स जो छोटे स्तर पर हैं, और वहाँ पे तो टीचर्स को भी कम पैसे देके काम चला रहे हैं लोग, तो वहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबिलिटी है। और चौथा है अपने गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे एकदम फ्री शिक्षा मिलती है, मुफ्त में आपको शिक्षा मिलती है। तो इन 4 सेगमेंट्स में बांट सकते हो। तो सोसाइटी के हर तरह के इनकम वाले लोग वहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो मैं नवोदय विद्यालय गया, तो जैसे आप हमारे बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि हमें किसी और अच्छे स्कूल में डालिए, तो डीपीएस में पढ़ेंगे, वो संस्कृति में पढ़ेंगे, तो इस तरह से होता है। तो आपकी जितनी अफोर्डेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, और स्कूल अवेलेबल है कि नहीं उस जगह पे उस पर डिपेंड करता है। कॉन्वेंट स्कूल है वो नवोदय को आज भी कंपटीशन दे पा रहे हैं, ऐसा मैं कई बार फील करता हूँ कि शायद नहीं। मैं ये कहूँगा कि स्कूल वाइज कंपटीशन पे तो देखना कोई ठीक बात नहीं। जैसे हमारा स्कूल था, हमारा कॉन्वेंट स्कूल तो नहीं था, नवोदय विद्यालय था। हमारे टीचर्स भी नए नए सारे सेलेक्ट होके आए थे, इधर उधर से आए थे सब लोग। आई वुड से दे वर्कड हार्ड, काफी उन्होंने मेहनत की। हम लोग जो हमारा सो कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट का 80 लोगों का टैलेंट पूल था वो वहाँ पे आ गया,
उसके बाद भी रियलिटी ये है कि इसके बाद भी जब हम लोग इलाहाबाद गए और जब उसके बाद जेएनयू गया मैं, तो मैं तो जा पाया, जो भी था मेरी मेहनत थी जो तो मैं जा पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि नवोदय विद्यालय के बच्चे हर जगह टॉप कर रहे थे, हमको कंपटीशन हर जगह से था, तो कॉन्वेंट से आया हो चाहे और कहीं से आया हो। गांव के बच्चे भी सीधे जो नवोदय विद्यालय से नहीं गए, उनमें से भी बहुत सारे लोग अच्छा करने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं तो जानता हूँ, मेरे रिलेशन में ही बहुत लोग हैं गाँव में हैं जो IT वाईटी सब अभी भी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय से नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट पे आपका ये हो जाएगा। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो एक गैप था पहले स्कूलिंग में, छोटे टाउन्स में, स्मॉलर टाउन्स में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, उस गैप को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम नवोदय विद्यालय ने किया। उससे मुझे तो बहुत फायदा हुआ है। तो जब मैं जेएनयू गया, जब इलाहाबाद में तो चलो ग्रेजुएशन हुआ, वहां पे तो ऐसी पढ़ाई होती थी कि अब क्या ही कहें। वहां पे तो टीचर कौन है उसका नाम ही नहीं जानते थे लोग, और टीचर का भी स्टूडेंट का नाम नहीं आता था, वो आता था, पढ़ाता था, चला जाता था। क्या पढ़ाई चल रही है, कौन सा क्लास कब होगा, कोई शेड्यूल नहीं, कोई ये नहीं, ये सब बहुत ही इश्यूज थे। उसमें वो 10 क्वेश्चन पढ़ के पास करने वाला सिस्टम था, अभी भी होगा मुझे नहीं मालूम। इलाहाबाद में जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है उसको नहीं पढ़ना है, उसके पहले जो आया है वो पढ़ लेना है, अभी भी शायद वही होगा। तो ये तो बहुत ही थका हुआ सिस्टम है पढ़ाई का। तो आप जेएनयू आए तो जेएनयू में बहुत स्ट्रक्चर्ड है सब कुछ, ठीक है, वो सेमेस्टर वाइज चलता है। तो वहां पे मेरे स्कूल में सेंट स्टीफेंस के बच्चे, मेरे क्लास में, मेरी एमए मास्टर्स क्लास, सेंट स्टीफेंस के बच्चे, लेडी श्रीराम के बच्चे, मिरांडा हाउस के बच्चे, जितने भी, हाँ, सेंट जेवियर्स कैलकाटा के बच्चे, उन सब अच्छे बेस्ट कॉलेजेस के ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हमारे साथ मास्टर्स में आए। तो वहाँ पे सब लेवल हो गया, ठीक है, बेस्ट जगहों से पढ़े हुए बच्चे। तो उस समय ये फील हुआ कि नवोदय विद्यालय से पढ़ के भी हम इस लेवल पर आ सकते हैं। और नवोदय विद्यालय का मतलब, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन है कुछ, ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम है या इशू है, जैसे कि क्योंकि इंग्लिश का बहुत हमारे समाज में इंपॉर्टेंस है ना, कि इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो नवोदय में क्या होता है कि हम इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ते हैं, ना पूरा हिंदी मीडियम है ना पूरा इंग्लिश मीडियम है। तो वो एक चैलेंज हमेशा रहता था। तो वो आपको जब चैलेंज है तो चैलेंज फेस करके उसके ऊपर निकलिए। और जब आप एकदम हाईएस्ट जो यूनिवर्सिटी है आर्ट्स की, वो जेएनयू में, आप इंडिया में आके सब तरह के लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं और उनके साथ आप डिबेट कर रहे हैं, उनके साथ आप एग्जाम्स लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि इवन वी आर इक्वली गुड। तो ऐसा नहीं कि स्कूलों में कोई कंपटीशन है, होना भी नहीं चाहिए, हेल्दी कंपटीशन हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि वो कम करते हैं हम ज्यादा करते हैं। अब मान लीजिए 80 बच्चे हो सेलेक्ट हुए, तो 81वां जो बच्चा है क्या उसमें सेलेक्ट नहीं है? बिल्कुल है। और उसमें भी शहरी का 20% है और ग्रामीण का 80% है। तो 20% के बाद शहरी वाले तो कहीं ना कहीं तो वो भी कर रहे होंगे ना, वो भी जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये है। तो मैं फिर वही कहूंगा कि एक गैप था जो नवोदय विद्यालय ने फिल किया, और वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया ऐसे लोगों को जिसको उनकी जरूरत थी, उसकी जरूरत। लेट सपोज के नवोदय न होते, या वो उस तरीके वो एजुकेशन 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तभी नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना हुई, तब हम ये सोच सकते हैं कि इतने गांव के बच्चे इतने हायर एजुकेशन में जा सकते हैं या इतनी हाई पोस्ट पे जा सकते हैं, IAS IPS, जो आज के हिसाब से पॉसिबल है क्योंकि इंफॉर्मेशन और रिसोर्स इजीली अवेलेबल है। क्या उस समय पे ये पॉसिबल होता? इसमें ये मैं कहूँगा कि स्कूलिंग सिस्टम जो होता है, ये मैं अपना जो एडमिनिस्ट्रेटर का जो नॉलेज है उसकी और जो एक्सपीरियंस है 20-21 साल का जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। और चीज़ों में जगह देखी है मैंने कि एजुकेशन जो है ये नवोदय विद्यालय जैसी ही हर जगह होनी चाहिए सबके लिए। क्वालिटी पे थोड़ा हमको और ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, और टूल्स ऑफ एजुकेशन थोड़ा और हमें बढ़ाने चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे टूल्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होता है, और लर्निंग के जो तरीके हैं, जैसे डिबेट होता था हमारे यहाँ, तो ऐसा नहीं था कि सब लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे। जो अच्छा बोलता था संजय सिंह वही अच्छा आज वही करता था, रामचंद्र अच्छा बोलता था, संजय बोलता था, ये लोग डिबेट करते थे। मुझे कभी डिबेट करने के लिए ना किसी ने बोला ना मैंने कोशिश की, ठीक है। तो हम लोग अपना अपना अलग अलग होता है, तो हम लोग उसमें, मेरा जनरल नॉलेज अच्छा था तो उसमें थे हम, उस वाले गैंग में जनरल नॉलेज कंपटीशन, चलो अंशुल को भेजो। तो इस तरह से अलग अलग था, तो वो अपने ऊपर था। स्ट्रक्चर्ड तरीके से कभी आपको जो है ऐसा नहीं ग्रूम नहीं किया गया स्कूलों में, किसी भी स्कूल में, वो नवोदय विद्यालय। प्राइवेट स्कूलों में ये सिस्टम था, कॉन्वेंट्स में शायद था, अब तो और भी बहुत अच्छा हो गया। तो स्कूलिंग सिस्टम जो है ना, वो सारे स्कूल एक ही तरीके से होने चाहिए, जिसमें आपको बच्चे को बेस्ट
एजुकेशन मिले, उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिससे वो उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आ सके, ठीक है, और कोई प्रेशर ना। मैं यूएस में 2 साल रहा, मैंने मास्टर्स फिर से जाके किया वहाँ पे अर्बन प्लानिंग में। तो वहाँ पे देखा हमने, वहाँ पे एजुकेशन ऐसा है कि वहाँ प्राइवेट स्कूल सिर्फ 10%, 90% स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है। और वो कैसे हैं कि आपके पिन कोड पे डिपेंड करता है, आपका जो एड्रेस है ना, उस पिन कोड पे वही स्कूल अवेलेबल है, आपको वहीं जाना है। ओके। और जनरली स्कूल सारे वहाँ पे अच्छे होते हैं। कुछ स्टेट्स में कंप्लेंट्स रहती हैं, स्टेट्स में उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उतना अच्छा वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज स्कूलिंग का सिस्टम ये है। अब क्वालिटी पे डिबेट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, स्कूलिंग में कितना उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन सारे स्कूल एक तरह, स्कूल बस आती है, सब लोग को लेके जाएगी और वहाँ पे छोड़ेंगे, फिर शाम को लेके आएगी, दिन भर उनकी क्लासेस होंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। अब हम भाग रहे हैं कि हमें कॉन्वेंट में वहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, मान लो नवोदय विद्यालय में ही लेना है हमें, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक ही स्कूल है, घर के बगल में नहीं है, तो सब जगह तो रेजिडेंशियल कर नहीं सकते, उतना तो खर्चा तो उठा नहीं सकता है। कर दे तो बहुत अच्छा है, तो जो लोग घर पे रहते हैं अपने, वो लोग स्कूल खोजते रहते हैं। आजकल तो ये है कि जब आप जाते हो किसी शहर में तो सबसे पहले स्कूल देखते हो कि बच्चे का स्कूल कहाँ, वहाँ पे घर लेते हो, फिर वहाँ से जॉब करने की जो जगह है जहाँ पे आप जॉब करने जा रहे हो उसकी दूरी कितनी है, सब देखते हो। तो ये स्कूलिंग सिस्टम एक डेफिनेटली इशू है। उस समय जब नवोदय विद्यालय आया था तो डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले कहा, कि एक एडिशन था बहुत अच्छा, और उसका फ़ायदा बहुत लोगों को मिला। अगर नहीं होता वो तो शायद हम लोग का नहीं, मैं महाराजा इंटर कॉलेज में पढ़ के निकलता और उसके बाद मेरा क्या होता मुझे मालूम नहीं है, दोनों कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं कह रहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता या मैं आईएएस नहीं बनता, बन भी सकता था। मुझे नहीं याद है महाराजा इंटर कॉलेज से कितने लोग आईएएस बने, शायद नहीं बना है कोई। इनफैक्ट अयोध्या से ही अभी तीसरा, अयोध्या जो सिटी है उससे तीसरा अभी कोई बना है शायद, तो इतने सालों तो ये डिपेंड करता है बहुत सी सारी चीज़ें। तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर नहीं होता नवोदय विद्यालय तो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती। छोटे टाउन्स में बच्चे इतने बाहर नहीं निकल पाते छोटे टाउन्स, क्योंकि स्कूलिंग तो जनरली वही होता है जहाँ आपके माँ बाप रहते हैं, ठीक है। कॉलेज में आप निकलते हो बाहर, फिर कॉलेज में अपने डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना आप टाइम दे रहे हो, उसके हिसाब से आप आगे निकलते हो। स्किल कितनी एक्वायर कर रहे हो, वो तो कभी भी कर सकता है लाइफ में, कभी भी कोई भी स्किल एक्वायर करके आगे निकल सकता है। अभी एमपीपीसीएस का जो रिजल्ट आया लास्ट 3 साल से वर रैंकर नवोदय रह रहे कोई ना कोई। अभी जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें जो लिस्ट आउट हुई थी उसमें 30 बच्चे थे जो यूपीएससी क्रैक किए नवोदय के, सभी गांव से। क्या आपको लगता है कि वो नवोदय जैसी संस्था से न पढ़े होते तो उनके लिए वो चीज़ पॉसिबल होती? बिल्कुल। तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, जब आप नवोदय जैसी स्कूलिंग करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपका माहौल ही ऐसा होता है। डिसिप्लिन, मैंने जैसे बताया कि डिसिप्लिन होता है आपका, चूंकि आप वहीं पे रहते हो, आपका कैंपस होता है अंदर, तो कंट्रोल होता है हर कुछ का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ टीचर्स और लाइब्रेरी है ना, कि टीचर हमेशा अवेलेबल रहेगा, तो आप रात में भी जा सकते हो उसके पास कि हमें समझ में नहीं आया, हमें थोड़ा पढ़ा दीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ा दीजिए। तो वो ट्यूटोरियल्स जो होते थे वो शाम को ट्यूटोरियल क्लासेस लगती, पता नहीं तुम लोग क्या लगती थी, नहीं हम लोग यहाँ शाम को नाइट स्टडी होती थी, शाम को खाने के पहले भी, खाने के बाद भी होती थी, तो भी इंटरेस्टिंग था। और हाउस मास्टर होता था, हाउस मास्टर जो है घूमते रहता था तो आप मतलब देयर वाज अ गुड कंट्रोल ऑन द ओवरऑल एनवायरनमेंट। तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन पॉजिटिव ये था कि जो माहौल वहाँ पे मिला वो डेफिनेटली गाँव के बच्चों को तो नहीं मिलता। गाँव की पढ़ाई तो मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें जो बहुत टैलेंटेड होगा वही बाहर निकल पाए। जो एवरेज बच्चा है, ठीक है, जो नवोदय में आ गया है, सिलेक्शन इसका हो गया है, जो बहुत टैलेंटेड नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, फिर वो डेफिनेटली अच्छा कर लेता है अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म उसको मिला नवोदय में, उससे डेफिनेटली उसको बहुत फायदा हुआ और वो आगे चल गया। आप अपनी पर्सनल लाइफ में नवोदय का क्या रोल मानते हैं? देखो, मेरा तो ये है कि नवोदय ने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताई वो एक जो डिसिप्लिन, ठीक है, आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आप डिसिप्लिन आपका होना चाहिए, नहीं तो आप काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि एक जो नवोदय ने एक सेंसिटिव बनाया हमें, एक इंक्लूसिव समाज और इंक्लूसिव सोसाइटी का
का पॉइंट दिया कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फिर आप उसके बाद आपकी जाति या धर्म और ये सब आता है। तो वो इंक्लूसिविटी जो आई वहाँ पे, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि वहाँ भी इश्यूज थे, ऐसा नहीं था इश्यूज नहीं थे, वहाँ भी इश्यूज थे, लेकिन वो ओवरऑल जो ये था कि नहीं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये एक इनग्रेन कर गई अंदर। और वो हमेशा मुझे काम आया लाइफ में कि मैं जब किसी को देखता हूँ तो ये नहीं देखता हूँ कि ये कौन है, ये देखता हूँ कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसकी क्या ज़रूरत है या उससे क्या काम है, उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको फिर डील करते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ हुई कि वहाँ पे हार्ड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग पहला बैच था हमारा, तो हमने ना सारे ग्राउंड्स, सारी नई जो फैसिलिटीज थी, उस सब में हमारा योगदान था। जैसे तखत आया, उतरा वहां से ट्रैक्टर से उतरा, और सारा ले जाके हमें रूम में लगाना है, खुद ही लगाना है, खुद ही बेड लगाना है। फिर हर सैटरडे को कपड़े धुलने हैं, कपड़े वो वाइट वाले और ये सब गंदे हो जाते थे, तो उसको सारे धुलते थे हम लोग, और धुल के फैला रहे हैं, फिर उसको सुखा रहे हैं, फिर उसको धोबी के पास ले जा रहे हैं, आयरन करा रहे हैं। कक्षा 6 से ही ये काम शुरू हो गया, ठीक है, स्टिल है अभी। हाँ, और अभी भी होगा। फिर झाड़ू लगाते थे अपने रूम में, और क्लासरूम में ड्यूटी लगती थी हर हफ्ते या कुछ ऐसे लगती थी। अब पता नहीं आप लोग के टाइम में करते होंगे, हम लोग क्लासरूम में सफाई करने की ड्यूटी लगती थी। तो हम अपने अपने क्लासरूम संडे को या सैटरडे को जाके झाड़ू लगा के आते थे वहाँ पे। फिर ग्राउंड्स बनाते थे, तो पहले तो खेत मिल गए, वो बड़े बड़े खेत मिल गए, अब उनको ग्राउंड में कन्वर्ट करना है, तो बीच में मेड़ होती थी, ठीक है, पार्टीशन जो होता है, उसकी मिट्टी काट के पूरी लाइन से अपना ले जा रहे हैं, गड्ढों में डाल रहे हैं, तो वो सब काम भी हम लोगों ने किया है। और फिर हम लोग अपना बर्तन खुद धुलते थे, अपनी थाली और मग जो इशू होता था, चम्मच थाली मग, उसको हॉस्टल से ले आते थे, खाना खाते थे वहाँ पे, फिर धुल के फिर लेके आते थे। बाद में चेंजेस हुए होंगे कि कोई कॉमन धुल रहा है एंड ऑल दैट। तो वो सारा काम हम लोगों ने खुद किया, और उसमें पढ़ाई भी करनी है। सुबह उठ के 5:30 बजे उठना है, 6:30 बजे से ग्राउंड में रहना है, पीटी करनी है। ज़्यादा आप झूठ मूठ बोल के कुछ गोल नहीं कर सकते, टीचर आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन और वो हार्ड वर्क और वो सेंसिटिविटी एज ए ह्यूमन बीइंग जो डेवलप हुई है, इतनी चीज़ें मुझे अभी याद आ रही हैं। हमको लगता है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नवोदय से सीखी। हम कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट। अभी भी नवोदय विद्यालय कोई भी आप ही आए तो आप भैया कहना आपको अच्छा लग रहा है, तो वो हम लोग को भी अच्छा लगता है। आप लोग तुरंत पैर छूने लग जाते हैं हम लोग जहाँ भी पहुँचते हैं। अभी हम लोग गए वहाँ पे एलुमनी मीट में गए, तो वहाँ पे टीचर्स हमारे पुराने मिल गए, तो तुरंत हमने पैर छुआ और खुश हो गए सब लोग कि चलो बड़ा अवसर है, उसके बाद भी पैर छू रहा है और ये पहचान रहा है, याद कर रहा है, तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट और म्यूचुअल ये डेवलप हुआ है, ये बहुत अच्छा है, ये तो हर जगह नहीं मिल सकता है। नवोदय में जो टीचर्स हैं या फिर कोई भी स्टाफ है, उनके लिए जो हमारा प्यार होता है वो एक फैमिली जैसा होता है। हाँ, और वो क्योंकि हम रहते हैं वहीं पे ना, हम तो सुबह शाम उनके साथ ही रहते हैं। वो तो हमको अच्छी तरह याद है, ज्वाल सर हमारे आर्ट टीचर थे, और उनका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर है वो तो अच्छा। शुरू में तो क्या होता था कि 80 बच्चे आए नए, और पहले दिन जो है तो पहले दिन तो कुछ ज़्यादा था नहीं, तो ज़मीन पे गद्दे बिछा दिए गए, तो हम लोग एक रूम में 15-15 लोग न सो रहे हैं। और उसके पहले डिनर हुआ, तो डिनर में तो आधे बच्चे तो सो चुके थे जब 9 बजे डिनर हुआ, 8:30 बजे जो भी हुआ, तो उनको बुला के उठा के लाया गया, डिनर किया गया, तो खाना वाना खाए। उसके बाद एक बच्चा वहाँ रोने लग गया, अवधेश, और अच्छी तरह याद है मुझे, तो रोने लग गया। तो ज्वाल सर उसको फिर ऐसे हंसाए, थोड़ा हंसाते थे वो। फिर वो बोले सब लोग अवधेश कुमार की जय बोलो, तो सब लोगों ने जय बोली तो हंसने लग गया। तो ऐसा भी होता। तो इस तरह की चीज़ें, वो घर की चीज़ें जो है एकदम, चूंकि उनको पता था अच्छी तरह कि बच्चे 6 क्लास में तो एकदम छोटे बच्चे होते हैं यार, है ना। और आप लोग तो सीनियर्स रहे होंगे ना, आप तो देखे होंगे, हम लोग पहले थे जो 80 बच्चे वहां पे पहुंचे। और उस दिन जब हमें मम्मी पापा क्या, मेरे दादाजी आए थे और मेरी मम्मी आई थी, वो छोड़ के जब चले गए, तो उसके बाद हमें अजीब सा लग रहा था कि कहाँ, मतलब क्या करेंगे अब, वो बंद, वो कैंपस के अंदर। तो वो एक्सपीरियंस जो होता है, उससे बाहर निकलना और टीचर्स का जो सपोर्ट होता है, वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और हमें ना एक और चीज़, अच्छी चीज़ समझ में आई कि आप घर से बाहर निकलते हो तो अनजान लोगों से मिलते हो, ठीक है। तो वो जो एक डर होता है अनजान का, वो तो हमें कहीं नहीं लगता है। कहीं भी हमें भेज दो, हम सबसे मिल लेंगे, सबसे बात कर लेंगे। हम लोग का तो माइग्रेशन कश्मीर हुआ था, ठीक है, बारामूला,
89 में, जब हम 8th क्लास पास करके 9th में गए थे। और बारामूला में उसी समय पाकिस्तान और टेररिज्म वगैरह सब शुरू हुआ था। तो हमारा तो स्कूल जला दिया गया बाद में, तो वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग बच के निकल आए थे, 6 महीने में ही वापस आ गए थे। और तो हम वहाँ भी होके आ गए 9th क्लास में। टीचर हमारे साथ एक गए, हम ट्रेन पकड़ के बैठे और जब जम्मू पहुँच गए, जम्मू से बस पकड़ी कश्मीर पहुँच गए और वहाँ रहे हम लोग 6 महीने। उन सिचुएशन में वहाँ पे ठंड लगती थी, हफ्ते में 1 दिन नहाना होता था, तो वो सिचुएशन भी हम लोगों ने देखी। तो डिफिकल्ट सिचुएशंस और चैलेंजेस देखने के बाद जो है अब ये वहाँ पे स्कूल ने एक अच्छी चीज़ दी कि हम किसी भी सिचुएशन में डील कर सकते। जैसे नवोदय में जब आप पहली बार जाते हैं हम, तो क्या होता है कि पेरेंट्स जब छोड़ते हैं तो हम क्यों छोड़ गए यहाँ रोते हैं उस चीज़ के लिए। मैं कभी रोया नहीं, आई डोंट नो क्या रीज़न था। बहुत सारे बच्चे नहीं रोए, लेकिन करीब 20% बच्चे रोते थे और वो धीरे धीरे ही ठीक हुआ। अवधेश तो फाइनली एक दिन तो भाग ही गया, भाग के घर चला गया वो। तो रात में फिर सब लोग जीप से गए उसके घर ढूंढने उसको, जाके रात में पहुंचे उसके घर, तो उसको लेके आए वापस, मतलब जो 2-3 दिन बाद आया। तो ये था। लेकिन एक अच्छी बात थी कि हर संडे को या सैटरडे को पेरेंट्स को मिलने को दिया जाता था, तो कोई न कोई आता था मिलने, तो उसकी इंतजार रहती थी कि आज कौन आएगा। फिर घर से कुछ खाना पीना, ये सब नाश्ता और ये खाने पीने का सामान आता, तो वो याद रहता था, अच्छा रहता, तो हफ्ते चलता था वो। जब जाते हैं तब रोते हैं उसी चीज के लिए कि अभी छोड़ना पड़ रहा है इसको। हाँ, जाते हो आप तो डेफिनेटली कि आप सबके साथ रहे हो 6-7 साल, आपके गहरे दोस्त बन जाते हैं और टीचर्स के साथ आपका कनेक्शन रहता है। बहुत सारे टीचर्स अच्छे लगते हैं और हम लोग का थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हमारे स्कूल में थोड़े से इश्यूज हो गए थे, बट वी ओवरकेम दैट। लेकिन स्कूल तो स्कूल, अभी भी जब जाते हैं अयोध्या तो मन करता है टच करके आ जाए स्कूल को, ऐसे ही टच करके आ जाए, तो वो कनेक्शन तो है ही है। नवोदय में अभी 10+2 पास आउट होने के बाद आपको क्या लगता है कि जो बच्चे पास आउट होते हैं उनका एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हाँ, इस बात पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है पहले भी। तो मुझे जहाँ तक याद है, लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लग ही जाते हैं यार। ऐसा नहीं कि कुछ लोग 10% लोग जी रिसोर्सेज जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर थे या रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे, वो लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। लेकिन मोस्टली तो सबने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर ही लिया है। लेकिन लोगों को टाइम लगता है। जैसे मेरा एक बैचमेट था, उसका सिलेक्शन अभी 4-5 साल पहले हुआ है। 2 बैचमेट का सिलेक्शन किसी चीज़ में हुआ, जब वो 40 साल क्रॉस हो गया उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा कुछ तो हुआ है। पुराने एग्जाम्स रहे होंगे, लेट आए होंगे, तो 8-10 साल के बीच में पिछले 2-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो वो एक जो गाइडेंस चाहिए, एक करियर गाइडेंस, वो गाइडेंस स्कूलों में अवेलेबल नहीं है। उसका कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम भी नहीं है। उस पर हम लोगों ने थोड़ा काम किया था अपने स्कूल में। हम लोगों ने शुरू किया था, करियर गाइडेंस प्रोग्राम शुरू किया था, 2-3 साल हमने चलाया भी था वो। लेकिन उसमें फिर यही कि हम लोग एक्सपर्ट तो है नहीं, तो अपनी बात बता सकते हैं कि हमने ऐसे किया और ऐसे करो। एक्सपर्ट लेवल पे वो एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ये पता, और 8th क्लास में शुरू हो जाना चाहिए, 8th या 9th में शुरू हो जाना चाहिए, 9th क्लास से, कि भाई आप ये ऑप्शन, 50-60 ऑप्शन हैं, वो पूरा हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी, पूरा करके गए थे, अच्छे से बनाया था। और उन ऑप्शन में आप आपके हिसाब से आपके लिए जो अच्छा है या आप जिसमें अच्छा हो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, अभी से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, या समिति की तरफ से एक होना चाहिए जो एकदम स्ट्रक्चर्ड हो, और जिसको जहाँ रिक्वायरमेंट हो, जो क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो उनको डाउट्स हैं वो उसको पूछ सकते हैं और क्लैरिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है एक हैंड होल्डिंग भी नहीं है। जैसे अब जनरली क्या होता है, और बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा एलुमनाई वगैरह बहुत एक्टिव रहते हैं, हमारे यहाँ भी एक्टिव हैं, लेकिन सब लोग अभी सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं, अभी गेट टुगेदर्स कर रहे हैं। तो अभी इस वाली मीटिंग में मैंने यही बोला कि यार हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि आप सब लोग अब स्कॉलरशिप पे और करियर गाइडेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और एलुमनाई का काम सिर्फ ये नहीं कि हम मीट कर रहे हैं खाली, और उसके लिए आप पैसे कलेक्ट करते हो, लाखों रुपए खर्च करते हो, उसमें से कुछ पैसा तो एटलीस्ट हर साल स्कॉलरशिप के लिए लगाओ, और उसका एक स्ट्रक्चर्ड एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बना दो, उसके हिसाब से आप बच्चों को चूज करो, और हायर एजुकेशन के लिए आप कर सकते हो, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो मिस कर रहा है अभी। जो एलुमनी मीट है उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, यदि हम इसके बारे में वही, बात करें? और उसको कंस्ट्रक्टिव बनाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मिलना तो चाहिए, मिले तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है।
और ये बहुत अच्छा हुआ है कि स्टेट लेवल पे शुरू हो गया है और सारे स्टेट्स में हो ही रहा होगा। तो स्टेट लेवल इज़ अ वेरी क्रिटिकल वन, उस लेवल पे होना चाहिए। वो नेशनल लेवल पे करने का मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या उस पर करेंगे लोग। स्टेट लेवल पे करने से हुआ है कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल का जो कनेक्शन है और हम लोग जो गैप्स हैं, जैसे एक स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है किसी चीज़ में, दूसरा स्कूल उस चीज़ किसी और चीज़ में अच्छा कर रहा है, तो जो जो क्रॉस लर्निंग है जो इसको कहते हैं, वो बड़ा अच्छा रहेगा और एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलेगा। जैसे बहुत सारे, जैसे अभी एक कोई बता रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक कोई ग्रुप है, तो वो लोग उसमें ऑलरेडी वो लोग स्टार्टअप्स चला रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को आप ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो सब पूरे स्टेट के बच्चों को फ़ायदा करेगी। दूसरी बात यह है कि स्कॉलरशिप डेफिनेटली होनी चाहिए, करियर गाइडेंस होना चाहिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे, जैसे आजकल के बच्चे तो आजकल पुराने जो लोग हैं, पुराने जो स्कूल के लोग हैं, कहीं कहीं इस्टेब्लिश हो गए। कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई एंटरप्रेन्योर हो गया, कोई अपना कंपनी चला रहा है, कुछ चला रहा है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो यही लोग दे सकते हैं, है ना। या तो गाइड कर सकते हैं कि आप इस लाइन में जाओ, ऐसे जाओ तो आप करोगे। तो बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, बहुत सारे जो वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, तो वो भी बता सकते हैं आपको कैसे आपको जो है इस पर अप्रोच करना है। तो वो कनेक्ट बहुत ज़रूरी है, वो बहुत कम्प्लीटली मिसिंग है और एलुमनाई मीट में ये अलग से इस पर काम होना चाहिए। और हाँ, इस स्कूलों को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम किया जा सकता है। वो छोटे छोटे लेवल पे हो रहा है, जैसे हम लोग जब ठंडियों में हम नल पे नहाते थे नीचे, जब हम लोग स्कूल में थे, तो क्योंकि बाथरूम में पानी या तो नहीं आता था या तो बहुत ठंडा आता था, नल का पानी थोड़ा सा गर्म होता था, ठीक है। तो जब हम लोग थोड़ा जॉब वॉब करने के बाद थोड़ा सा हम लोग को आइडिया आया, तो हम सबने पैसे कलेक्ट करके गीजर लगवाए वहाँ पे स्कूल में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें और फैसिलिटी, जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गई या लाइब्रेरी फैसिलिटी हो गई, मल्टीपर्पज़ हॉल हो गया, जब टूटे फूटे हैं बहुत सारे, छोटे छोटे आप इंटरवेंशंस कर सकते हो, मेस में कुछ इंटरवेंशन कर सकते हो, इस तरह के बहुत इंटरवेंशन आप कर सकते हो। क्लासरूम्स में इंटरवेंशन कर सकते हो, क्लासरूम में देखो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, तो स्मार्ट क्लासरूम लगा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम लोग स्कूलों में कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। नवोदय से जब बच्चे निकलते हैं तो एक बड़ा चैलेंजेस वो होता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उसका एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, उनका एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन फिर फर्दर वहाँ रहने का खर्चा, जैसे हम किसी भी ड्यू की किसी भी कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो फीस तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ रहने का, बाकी जो भी चीज़ें, खाने का बहुत सारा खर्चा होता है। कई बार मैं अपने बैच से देखता हूँ कि एडमिशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो खर्चा को देख के इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी फैमिली। एलुमनी मीट उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कुछ कर सकता है। आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट कि उसको कैसे डिसाइड करोगे किसको देना है, सबको तो दे नहीं सकते हो, ओके, ठीक है। तो वो एक कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बन जाए तो मुझे कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन ये कि मैं ये बोलूँगा कि किसको मिलना चाहिए उसको डिसाइड करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो, कमेटी हो, और कौन उस पर खरा उतरता है, किसी कौन क्वालिफाइड है, उसके लिए कुछ बनाना चाहिए। बाकी इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं हर फैमिली के अलग अलग होते हैं, उसमें कितना कर पाओगे आप एलुमनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सब चीज़ के लिए फाइनली पैसे चाहिए। तो जितने आपके रिसोर्सेज हैं उसके अंदर में आप कितना कर सकते हो वो करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम पास आउट हुए तो उतने कॉलेजेस के बारे में पता नहीं था। करियर गाइडेंस का यही होगा कि वो सब एक ही पोर्टल ही हम लोग का बनाना चाहिए। करियर गाइडेंस का एक अलग से पोर्टल बनाना चाहिए, या तो जो पोर्टल हमको लगता है ऑलरेडी कुछ ऐप वैप बनाए होंगे लोगों ने, या जरूर जेएनवी का कुछ पोर्टल वोटल चल रहा होगा, उसमें करियर गाइडेंस का कितना है ये मुझे नहीं पता है। वी शुड वर्क ऑन दैट कि पूरा जो है वो सेटअप होना चाहिए करियर गाइडेंस के लिए। भाई आप कल आप स्कूल से निकल रहे हो, आप क्या करना चाहते हो इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, वो इसका ये तरीका, इसका ये तरीका, इसका ये तरीका है, यहाँ पे ये कोचिंग है, यहाँ पे ये स्कॉलरशिप है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, इस जगह पे जाओगे, जैसे बहुत लोग कोटा जाते हैं, तो कोटा में गए तो वहाँ पे अपना जेएनवी से जो भी वहाँ पे लोकल एसोसिएशन है, दे शुड अरेंज, दे शुड हेल्प, इस तरह से। तो इस तरह का जो नेटवर्क है उसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं। हम एक स्पेसिफिक नवोदय के नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे, हम उस नेटवर्क को अपने नेशन बिल्डिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे नवोदयन ग्रुप है, जो नवोदयन नेटवर्क है, वो नेशन बिल्डिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकता है? देखो ये ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा पॉलिटिकल इशू है,
तो मैं तो बिल्कुल उस बारे में तो डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा। एज नवोदयन इटसेल्फ आप एज नवोदयन बिहेव करिए, जहाँ भी आप जाइए वो अपने आप 4-5 लोगों को आसपास ठीक कर देगा। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस हम लोगों में होना चाहिए कि हमें जो सिखाया गया है हमारे स्कूलों में वो हम प्रैक्टिस करें जहाँ भी जाएं, और वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में धीरे धीरे अपने आप स्प्रेड होंगी चीज़ें। जनरली ये बोला जाता है कि नवोदयन जहाँ भी जाते हैं अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं, इसके पीछे के रीजन? उसका कारण यही है कि आपकी ट्रेनिंग एकदम अलग होती है और लोगों से। आप ज़्यादा डिसिप्लिन होते हो, आप ज़्यादा संयम आपके पास होता है, आपने चैलेंजेस ज़्यादा देखे हैं, और आप हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में करते हो, तरीके से करते हो, और चैलेंजेस आपने देखे हैं तो आप सोल्यूशन निकाल ही लेते हो किसी ने कोई नहीं करके। और वो जो एक आपकी पर्सनालिटी में एक जो एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, एक स्थिरता होती है, आप ट्रस्ट जनरेट कर लेते हो तुरंत सामने वाले के साथ। वो क्वालिटीज जो हैं आपकी स्कूलिंग से आते हैं बेसिकली। सोशलाइजेशन होता है, स्कूल एक हमारा सोशलाइजेशन स्कूल में होता है और घर में होता है, हमारा पूरा स्कूल में हुआ है ठीक है, और चूंकि सबके साथ हुआ है तो सब लोग एक ही तरह का, सबके पास क्वालिटीज डेवलप हुई हैं एक्सपीरियंस होने के कारण, तो वो जो है हमेशा रहेगा। और हाँ, इसको थोड़ा स्कूलों में और एलुमनाई मीट में ये थोड़ा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है कि हम नवोदय से हैं तो जो उसकी गरिमा है उसको बनाए रखना चाहिए हर जगह। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि नवोदय का नाम बदनाम हो, एक वो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। दूसरा ये है कि जो अपना काम हम करते हैं, जो अपना ये करते हैं, जो भी हम परफॉर्म करते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो बेसिक क्वालिटी है आपकी पर्सनालिटी की वो तो बाहर आएगी। थोड़ा सा हमको उस पर एक डिस्कशन करके, एक डिलिबरेशन करके ये बोलना चाहिए कि भाई नवोदय का जो कोर है, जो कोर आपको जो सिखाया गया है उसको हम कभी छोड़े ना, ठीक है, उसको हमेशा पकड़ के रखें। उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन होना चाहिए कि बाहर जब आप स्कूल से निकलते हो तो स्कूल में 7 साल ही रहते हो, बाहर आप जाते हो तो कॉलेज में फिर पीजी जहाँ किया है या जिस किसी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो उसमें, वहाँ पे वो सब भी आपके बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और वो तभी रिवाइव हो सकता है स्कूल वाला जब आप स्कूल के लोगों से मिलो, एलुमनाई मीट हो, एक दूसरे से डिस्कशन हो, शेयरिंग हो। शेयरिंग वेयरिंग बहुत ज़्यादा हो नहीं रही है अभी भी जो है अपना अपना ग्रुप बना के लोग रह रहे हैं है ना। तो जब वो शेयरिंग होगी और अभी कोई मुसीबत में पड़ता है तभी याद करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो अच्छा कर रहे हैं लोग या अच्छा कर सकते हैं या और डिस्कशन कर सकते हैं चीज़ों पे, पॉजिटिव चीज़ें सोसाइटी के लिए बहुत लोग कर रहे हैं, एनजीओ वगैरह चला रहे हैं, वो थोड़ा और पॉजिटिव कर सकें, उसका इम्पैक्ट कर सकें तो थोड़ा और बेटर होगा, मेरे ख्याल से मैसेज और अच्छा स्प्रेड होगा। तो नवोदयन की जो स्पिरिट है वो थोड़ा सा हम लोग को रिवाइव करनी चाहिए, वो थोड़ा सा थकी हुई है, थोड़ा सा वी नीड टू वर्क ऑन इट। स्टार्ट हो चुका है मुझे लगता है, और थोड़ा इसको एक्टिव करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग उसको और अच्छा कर पाएंगे सोसाइटी के लिए। क्या मोटिवेशन रहा यूपीएससी प्रिपरेशन के पीछे? बचपन से ही पिताजी ने दिमाग में भरा हुआ था कि तुम्हें सिविल सर्विसेज करना है। वो किसी भी स्मॉल टाउन लोअर मिडिल क्लास बच्चे का एक ड्रीम ऑटोमेटिकली बन जाता है कि सिविल सर्विस, क्योंकि उस समय 90s में तो जहाँ तक मुझे याद है गवर्नमेंट सर्विस से ही सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब वो सपना होता था, और इनको बहुत जो ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको बहुत इज्जत से और उससे देखा जाता है। इसलिए नहीं कि सिर्फ पावर उनके पास है, इसलिए ऑल्सो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को नहीं दिखता है आम आदमी को, लेकिन उसमें कितना मेहनत लगती है, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अफसर ही जानता है तो वो जो है एक पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको आता है। तो पिताजी भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, उनका नहीं हुआ शायद, तो एक उस जनरेशन के पिताजी लोगों का एक होता था कि जो हम नहीं कर पाए वो मेरा बच्चा करे। तो अब उनकी खुशकिस्मत ये थी कि मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया नहीं तो बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम नहीं करेंगे, तो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको इंटरनलाइज कर लिया। तो मुझे कोई ऐसा, बहुत लोग बताते हैं कि ये मैंने ऐसा वो कलेक्टर को देखा, ऐसा उस अफसर को देखा तो मेरे अंदर भी वो मोटिवेशन, वो सब मुझे नहीं हुआ। मुझे ऐसी ऑर्गेनिक एक मोटिवेशन मिला अपने आप, जो पिताजी ने इनिशिएट किया था। और जब मैं ग्रेजुएशन करने लगा फिर वो सब समझ में आ गया। पिताजी ने कहा कि यहाँ से स्कूल से निकलो और जाके ग्रेजुएशन करो इलाहाबाद में, और वहाँ से प्रिपरेशन अपनी करना। इनफैक्ट हम लोग के यहाँ तब उन्होंने ये कहा था कि आर्ट्स पढ़ो, आर्ट्स से सब लोग लेते हैं, आर्ट्स से ही बेटर है। मैंने साइंस लेके मेरा नहीं हुआ तो तुम आर्ट्स लो। तो उनका फिजिक्स और मैथ्स वाइस टाइप का कुछ था, तो तुम फिजिक्स मैथ्स बिल्कुल पढ़ना नहीं। तो 11th में मेरे पास बायोलॉजी
उन्होंने कहा आर्ट्स लो, लेकिन आर्ट्स सुल्तानपुर में था, तो मुझे सुल्तानपुर जाना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अब कश्मीर भेज के हम तंग आ चुके हैं तुमको, अब हम तुमको नहीं भेजेंगे, तुम फैजाबाद में ही पढ़ो, साइंस ही लेके पढ़ लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें आर्ट्स लेना है। तो फिर BA किया हमने, फिर मास्टर्स JNU से किया और हो गया फिर सिलेक्शन। आपने बताया कि आपको 4th अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। 4th अटेम्प्ट में हुआ, 5 साल लगे। तो वो तो अब वही है, देखो हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब भी ये था कि सिविल सर्विसेज देना है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तब भी ये था कि सिविल सर्विसेज ही देना है, उसी में होना है। चैलेंज पता था कि इतने सारे लाखों लोग देते हैं, फिर उसमें टॉप में आना, और 41 रैंक तो कभी हमने सोची भी नहीं होगी शायद कि 41 रैंक ही मिलेगी मुझे, बस इतना IAS बनना है किसी। तो वो एक चैलेंज था, लेकिन दिमाग में हमेशा रहता था कि मान लो नहीं हो, 4 ही अटेम्प्ट हैं, तो वो चौथे अटेम्प्ट के बाद ही आदमी सोचता है कि अरे यार अब नहीं, अब क्या करें। तो लकीली हम लोग सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज जो तैयारी करते हैं, जो लोग आर्ट साइड से होते हैं, अपने सब्जेक्ट तो अपना लेते ही हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस अभी भी मुझे बहुत प्यारा सब्जेक्ट अपना लगता है कि वो मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मैं अच्छा करता था, ऐसा मुझे फील होता था। तो उसमें मेरा फिर पॉलिटिकल साइंस में PG करने के बाद मैंने नेट भी किया, मेरा SIS इंटरनेशनल स्टडीज में भी नेट में 2 नेट थे। तो ये था कि मान लो सिविल सर्विस में नहीं होगा तो भी ऑप्शन है, कहीं पढ़ाएंगे, कहीं प्रोफेसर हो जाएंगे कहीं पे। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स प्रोफेसर ही हैं कहीं पॉलिटिकल साइंस के इधर उधर, जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, कई लोगों का नहीं हुआ, तो वो पढ़ा रहे हैं इधर उधर, कहीं मेरिट में, कहीं कुछ पे दिल्ली में कहीं पढ़ा रहे हैं लोग। तो वो एक रहता था, लेकिन ये चीजें बहुत बाद में आपको समझ में आती हैं, पहले तो आप लगता है नहीं करना ही है। लकीली मेरा प्रीलिम्स हमेशा हुआ, प्रीलिम्स कभी नहीं रुका। पहली बार जब मैं दिया तो 1 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रुकी। 1006 पे कॉल आई थी, 1005 मेरा था। तो उस समय मैंने सोचा अरे यार फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना हो गया, अब तो सेकंड अटेम्प्ट में तो बिल्कुल अंदर हो जाएंगे और निकाल देंगे। तो उस समय आदमी जोश में रहता है, तो मोटिवेशन भी मिल गया थोड़ा सा कि हाँ बस अगला में कर देंगे। अगले में इंटरव्यू कॉल आई, नहीं हुआ। दूसरे में इंटरव्यू कॉल आई, नहीं हुआ। वो बहुत बड़ा झटका था। तीसरा वाला अटेम्प्ट जब नहीं हुआ तो बहुत बड़ा झटका था। तो लकीली नवोदय विद्यालय ने ये सिखाया था कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। स्कूलिंग डेफिनेटली थी और कुछ अपना पर्सनल भी एप्टीट्यूड रहता है, आदमी जानता है कैसे चैलेंजेस को हैंडल करना है। तो एक स्टेप बैक लिया मैंने, सोचा कि यार क्या इशू है, क्यों नहीं हो रहा है, पूरा एनालाइज किया। फिर मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट इशू है, वो बैक टू बेसिक्स का मतलब है कि फिलोसफी मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी और यहाँ पे मैंने सोशियोलॉजी लिया हुआ था पॉलिटिकल साइंस के अलावा। 2 ऑप्शन होते थे पहले, तो मैंने कहा सोशियोलॉजी छोड़ता हूँ, फिलोसफी लेता हूँ। फिर फिलोसफी लिया, 1 साल गैप लिया मैंने, ब्रेक लिया, और उस साल पूरी पढ़ाई की। उस साल मैंने MPhil में एडमिशन भी ले लिया और फिर फिलोसफी पढ़ के फिर लास्ट अटेम्प्ट दिया और उसमें बढ़िया नंबर आए, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आए इंक्लूडिंग GS। और रिटर्न में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और इंटरव्यू में मेरे तीनों अटेम्प्ट के इंटरव्यू में से इस लास्ट वाले इंटरव्यू में सबसे कम आए थे। प्रेशर में या जैसे भी, तो परफॉर्मेंस उस दिन का होता है, उस दिन का वो 40 मिनट का परफॉर्मेंस जो होता है उस पर डिपेंड करता है। उसके बावजूद ही मेरी रैंक 41 अच्छी रैंक आई। हाँ। पहले जो 3 अटेम्प्ट दिए उसकी जो एक स्ट्रेटजी थी और जो फाइनल स्ट्रेटजी थी, उन दोनों में आपने क्या डिफरेंस? 2 ही चीज़ है। एक तो जो सब्जेक्ट आपका, इसलिए शायद 4 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, जो सब्जेक्ट आपका नहीं काम कर रहा है वो सब्जेक्ट आपने गलत चूज कर लिया है, चाहे जिस कारण से। पहले सब्जेक्ट चूज करने में भी जैसे आसपास आप इंक्वायरी करो, पता करो, तो होता था कि यार ये सब्जेक्ट अच्छा मार्क्स दे रहा है, ठीक है, मतलब अभी एवरेज मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप देखते हो कि ये 10 लोगों ने दिया आसपास, तो मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अच्छा ये सब्जेक्ट अच्छा है। अब वो सब्जेक्ट अच्छा है तो उसकी कोचिंग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिविल सर्विस में होता है कि भाई आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करा सकता है, वो आपको अपना दिमाग चलाना है। और आप जितनी आप पढ़ोगे, जितना आप नॉलेज आपकी रहेगी, उतना ही आप कॉन्फिडेंट रहोगे आंसर लिखने में। तो वो स्ट्रेटजी बदली मैंने और उसके कारण मुझे ये फायदा हुआ, ये तो मैं बोलूँगा। ठीक है, मतलब हमेशा जो है ध्यान रखिए कि कभी भी आपको UPSC जो है कभी आपको झटका दे सकती है। दोबारा से आप 0 पे ही खड़े हो, तो फिर से प्रीलिम्स देना है आपको। तो प्रीलिम्स तो कभी चिंता नहीं रही, क्योंकि GS वेस हम लोग का अच्छा होता था और मेरा अपना सब्जेक्ट भी अच्छा था। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट और बहुत सारे और चीज़ें जो होती हैं उसमें वो मैटर करती हैं। तो फिर तीसरे में वो जो गलती दूसरे में की थी वो सुधारी नहीं गई, क्योंकि सब्जेक्ट भी सोशियोलॉजी था, एक और चांस लिया मैंने उस पर, तो सुधारी नहीं गई, तो इसलिए तीसरा झटका भी लगा। तो उसके बाद बहुत केयरफुली आपको चौथा अटेम्प्ट देना पड़ता है, तो हुआ फिर।
इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपने उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? मतलब जनरली ऐसा होता है कि आपको 3 से 4 साल लगती हैं, इतना कंपटीशन सच होता है। बताता हूँ तुमको, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी कोई चीज मेरे टाइम में नहीं थी। ये ऑटोमेटिकली मैनेज होता था, ठीक है। प्रेशर ये रहता था कि यार पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, पापा को इतना हम प्रॉमिस किए हैं और उन्होंने सारा अपना ध्यान, जीवन और अपना जो रिसोर्सेज हैं सब मेरे ऊपर लगा रखी हैं। और कितनी मुश्किल से वो 25,000 रुपए जो कोचिंग के लिए हमको लेने होते थे, वो कितनी मुश्किल से वो इकट्ठा करके देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रहती थी। तो मुझे वही था कि पापा के ऊपर बहुत ट्रस्ट था, और हर बच्चे का अपने एक पेरेंट के ऊपर या कभी कभी दोनों के ऊपर वो एक कनेक्शन होता है, वो आप हमेशा फील करते हो कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और हमें होना ही उसी रास्ते से जाना है और हमको सक्सेस होकर दिखाना है। प्रेशर वो हमेशा रहता था, लेकिन वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा ये था कि फेल होने से डरते नहीं थे। फेल होने से आप डरोगे और तो आप अपने आप जो है वो डिप्रेशन में चले जाओगे। फेल होने के बाद भी आपने एक स्टेप बैक लिया कि दोबारा हमको उसको जो है अटैक करना है, वो है असली जो होता है, ठीक है। वो अगेन मैं कहूँगा वो जो कैरेक्टर जो बना हमारा स्कूल टाइम में, वो उसका डेफिनेटली योगदान था, वो मैं बार बार कहूँगा। वो जुझारूपन हमें नवोदय से मिला। और ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता, हम लास्ट में अपना कुछ और कर रहे होते, जहाँ जो करते अच्छा करते, पढ़ाते ही लोगों को, बच्चों को प्रोफेसर बन जाते, तो उसमें भी अच्छा करते, उसमें क्या गलत बात है। कोशिश सबने की हमने, और हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात है। आजकल बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इस तरह की बातें हो रही हैं। तो समय तो वही था कि यार चलो यार चाय पीते हैं चल के, चले टेंशन दूर हो गया ना। तो इस तरह का था। दोस्तों का अच्छा सपोर्ट रहता था डेफिनेटली, दोस्त लोगों ने वो सभी प्रिपरेशन करते थे, उनके भी रिजल्ट्स आते जाते थे प्रीलिम्स। कई लोग तो, एक मेरा दोस्त था जो मेरे साथ ही प्रिपरेशन करता था, 4 बार मेंस लिखा उसने, कभी उसका इंटरव्यू कॉल नहीं आया। एक सीनियर ऐसे थे जिन्होंने 4 बार मेंस लिखा फिर कॉल नहीं आया। एक सीनियर ऐसे थे जिनका 2 बार इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो दोनों अभी प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, जेएनयू में एक हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया में सीनियर एडिटर है। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट कोशिश तो हर कोई करता ही है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसे होता था। ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन में बी प्लान आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर आपको एक कॉन्फिडेंस फील कराता है कि चलो सही है, इसमें नहीं होगा तो ये तो है मेरे पास? प्लान बी तो हमेशा होना चाहिए, पर हमारा प्लान बी ना बहुत छोटा था। प्लान ए इतना बड़ा है आपका सिविल सर्विसेज, प्लान बी वो लेक्चरर वाला है तो छोटा, मतलब वो प्लान बी हो या ना हो बहुत फर्क नहीं पड़ता था। तो कभी ये नहीं लगा कि हमारे पास एक और प्लान है। मेरे साथ तो ये नहीं हो, मेरा सिलेक्शन हो गया इसलिए मेरे साथ नहीं। जिसका नहीं हुआ होगा उसको लगता होगा यार प्लान बी हमारा ठीक नहीं था, या प्लान बी होना चाहिए था। तो अब मैं उस माइंड में घुस के नहीं देख सकता हूँ कि जिसका नहीं हुआ उसने क्या फील किया होगा, बस खाली बातचीत से ही पता चलता है। लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है, और सिविल सर्विसेज की जिसने अच्छे से तैयारी की है, जैसे मेंस में लिखा है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकाल लेगा, क्योंकि वो तैयारी इतनी खतरनाक होती है। आपका सब कुछ वो टेस्ट कर लेती है, आपका इंड्योरेंस, आपकी पेशेंस, आपकी हार्ड वर्क, आपका माइंड, जितना भी आप इंटेलिजेंस और टैलेंट आपके पास है, सब कुछ वो टेस्ट करता है। तो जिसने उसकी प्रिपरेशन की है वो उतना प्रिपेयर हो जाता है कि बाकी चीज़ों को तो आराम से वो हैंडल कर लेता है। ये हम कंपैरिजन करें उस पर्टिकुलर समय की और आज की प्रिपरेशन, उसमें आपको क्या डिफरेंस दिखता है? मैं नहीं बता पाऊंगा कि आज की जो प्रिपरेशन का स्टाइल अलग है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, एक ही सब्जेक्ट है शायद अभी, तो डिफरेंट है। मुझे तो 1-2 लोग मिले जूनियर बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कह रहे थे कि अब तो बहुत टफ हो गया है। मैंने कहा ये कैसे तो टफ हो गया? उस समय भी वही था, इस समय भी वही टफनेस, और जो टफ होता है वो तो हमेशा वही होता है, क्योंकि आपको 0.0001 में आना होता है, 99.99 परसेंटाइल में आना होता है, ठीक है। इतने 10 लाख लोग देते हैं, उसमें से आपको 1000 में आना होता है, और आईएएस के लिए तो और मतलब 100 में आना होता है। तो वो तो हमेशा टफ रहा होगा। जैसे इंफॉर्मेशन का अवेलेबिलिटी बढ़ती जाती है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्वेश्चंस के पैटर्न भी बदलेंगे, क्योंकि कोई सीधे सीधे तो जब सब अवेलेबल है तो वैसे थोड़ी कोई पूछ रहा है, तो कैसे आप जज करोगे? तो फिर आप सब लोग एक ही तरह का आंसर लिख देंगे। अब तो एआई का जमाना है, तो कोई भी क्वेश्चन आप एआई में डाल के एक ही तरह से लिख दोगे तो कैसे जज करें? तो ऑब्वियसली यूपीएससी भी इवॉल्व करता है, यूपीएससी स्टैटिक थोड़ी है, उनके क्वेश्चन इवॉल्व करते हैं, उनके सब्जेक्ट इवॉल्व करते हैं, पैटर्न्स इवॉल्व करते हैं। और कहीं ना कहीं तो आप जो इंटरव्यू में ही जाके फंस जाओगे अगर आपने बहुत आर्टिफिशियली चीज़ों को किया है,
मीन्स आपने क्लियर भी कर लिया तो इंटरव्यू में आप नहीं बोल पाओगे या नहीं समझा पाओगे, तो यूपीएससी तो हर तरह से आपको चेक करती है। तो पैटर्न पहले और आज का, पहले ज़्यादा कठिन था या अभी कठिन है ज़्यादा, ये नहीं कह सकते लोग। हमेशा टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं इसको। यूपीएससी में एआई अभी जो भी चैट जीपीटी मतलब वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एआई, तो हम कह सकते हैं कि वो यूपीएससी में हेल्प कर सकता है या कर रहा है? नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन नहीं है ना। अभी लिखना तो आपको वहीं जाके है। प्रिपरेशन के दौरान आप उसकी हेल्प ले सकते? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंटरनेट की पहले लेते थे वैसे एआई की ले रहे हो। इंटरनेट पे आपको हर लिंक अलग अलग पढ़नी पड़ती थी, इसमें सारा लिंक एक जगह जोड़ के बता देता है वो, ठीक है। तो एआई खुद थोड़ी कुछ क्रिएट कर रहा है, एआई इज क्रिएटिंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल देयर, वो थोड़ा अच्छे तरीके से आपको दे देता है। तो सेम है, इंटरनेट और एआई में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्ट्रक्चर का खाली डिफरेंस। हाँ, आपके लिए आसान हो जाएगा, आप पहले 10 चीजों को पढ़ते थे, अब आप एक ही चीज पढ़ के सारा जान लोगे। तो प्रिपरेशन में तो हेल्प करेगा ही, नो डाउट, लेकिन लिखना तो आपको खुद जाके है ना। आप वहाँ जाओगे, आप कितना याद है आपको, कितना नहीं याद है, क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करके पूछा है, वो अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आप कभी आपको मार्क्स नहीं ठीक से मिलेंगे। मतलब वो हमारा टाइम सेव कर सकता है, टाइम सेव कर सकता है, हेल्प कर सकता है, बट यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा एआई को कैसे पता है, कितना भी वेरिएशंस कर लेगा, है ना। एआई ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस हो सकता है इन फ्यूचर इफ कुछ रूल एंड रेगुलेशन ना आए तो? आ जाएंगे रूल एंड रेगुलेशन, बिल्कुल आ जाएंगे। जैसे वो डेंजर दिखेगा वैसे ही 10 लोग बैठेंगे, बोलेंगे इसका बना दो, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए डेफिनेटली हम लोग तो इतने सेंसिबल नहीं हैं ह्यूमंस कि हम लोग वो काम नहीं होने देंगे। जो हम देखते हैं कि बहुत सारे रील हैं, रील एंड रियल लाइफ दोनों में अंतर है। एक आईएएस ऑफिसर गाड़ी से उतरा, फिर उसके बाद सिर्फ वो यहाँ ऑर्डर दे रहा है, मतलब जो रीलों में दिखाया जाता है, मूवियों में दिखाया जाता है, क्या सच में वो वैसा है? रील और रियल लाइफ का मैं ये कहूँगा कि कई बार रील लाइफ से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रियल लाइफ, ठीक है। और कई बार रियल लाइफ में वो नहीं होता है जो रियल लाइफ में दिखाते हैं, ठीक है। तो जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो वो एक लेवल ऑफ अचीवमेंट है, वो एक स्टॉप है। उसके बाद आपको जो आपकी सर्विस में जो जो काम आपको करने होते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आईएएस नहीं, आईपीएस, आईआरएस, फॉरेस्ट सर्विस, जितनी भी सर्विसेज है रेलवे की, सबके सब लोग जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पार्ट बन जाते हैं, और उसमें आपको ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपना काम ठीक से करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज में जो बाहर से देखे उसको लगे गाड़ी और घर और 2-4 लोग काम करने वाले, वो तो सिर्फ बाहर दिखता है, लेकिन आपके पास और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो ऑफिशियली आपको अवेलेबल होते हैं, उसको यूटिलाइज करके आप अपना काम करते हो। आपका काम करने का सारा जो है ऑलरेडी चीज़ें जो है सेट है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज करना है, इनिशिएटिव नहीं लेने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका टैलेंट दिखेगा। अच्छा, आप ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज आया तो आपने इसको सोल्यूशन ऐसे किया। कई बार अनसीन चैलेंजेस आते हैं, हर दिन आते हैं, कई बार नहीं, हर दिन, जिसको कहते हैं हम लोग फायर फाइटिंग कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि हर दिन कुछ ना कुछ आ जाएगा। उसी में अगर कोई मेजर स्कैम वगैरह टाइप का हो गया, जैसे मदुरई में मैं था तो वहाँ ग्रेनाइट स्कैम हुआ था, ठीक है। तो वो सारा जो है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया पूरा, और टीम्स बनाई, करीब 200 से 300 लोगों को इन्वॉल्व करके, ऑफिसर्स को लगा के सारी ग्रेनाइट की खदानें चेक हुई, करीब 50 एफआईआर फाइल किए, 100-150 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें बड़े बड़े लोग भी थे, और वो मेजर वो 2-3 महीने चला, तो 3 महीने उसमें चला गया। उसके बाद डेंगू आ गया, डेंगू में 15 लोग मर गए हमारे मदुरई में, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का फिर डेंगू सफाई अभियान और ये सब वो सब शुरू हुआ, तो उसमें चला कुछ 15-20 दिन। फिर रिक्रूटमेंट का एक इशू आ गया, जिसमें हम लोग नून मील ऑर्गेनाइजर्स को और इनको रिक्रूट कर रहे थे, तो उसमें वो करप्शन फ्री रिक्रूटमेंट होना बहुत बड़ा चैलेंज था, तो लड़ाई हो गई वहाँ पे, बट वी इंश्योर दैट वी रिक्रूटेड। तो और किसी ने एक बिना करप्शन के, बिना किसी ब्राइब के वी सेलेक्टेड, एक ही दिन में करके ऑर्डर्स सारे पास कर दिए। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हर दिन चैलेंजेस आते रहते हैं, और आपको वो हर दिन वो आपको फेस करने होते हैं। वो आईएएस ऑफिसर का लाइफ ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है, आईपीएस का पता होती है। आईपीएस तो उसके पास गन रहती है, वो बंदूक चलाता है, करता है, वो करता है, तो आईपीएस की सबको पता रहती है। आईएएस की ज़्यादा पता नहीं है लोगों को।
लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, फैमिली लाइफ एकदम मतलब टाइम नहीं दे पाते हो आप घर में, फैमिली में, बच्चों में, और साथ में मतलब टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो, खाना पीना नहीं हो पाता है, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं, बट वी डील विद दिस। और 8-10 साल इनिशियली उसी में जाता है पूरा। उसके बाद जब आप फील्ड पोस्टिंग करके जाते हो वापस, जैसे हम चेन्नई गए जो स्टेट कैपिटल होती, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सेटल होते हो, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है, आप अगर एचओडी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी के, तो वहाँ पे भी दिन रात वही लगा रहता है। तो हमारी जो वर्किंग आवर्स हैं 10 से 12 घंटे तो कहीं नहीं गए पर डे। तो हम वो 9 से 5 वाले नहीं हैं, 10 से 12 घंटे वो हमारा, 10 से 12 घंटे तो कहने के लिए है, वो रात में 2 बजे भी मतलब कॉल आ सकती है, सुबह 4 बजे 5 बजे भी कॉल आ सकती है, रात को आप सोए हो 12 बजे 5 बजे कॉल आ सकती है, 12-11 बजे बात करके सोए हो मिनिस्टर से, सुबह 6 बजे इंस्पेक्शन के लिए जाना है। तो इस तरह से भी चलता है, तो दैट इज नॉट ईजी, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ली है तो आप उसको निभाइए, क्योंकि ज़रूरत है। अब इस पे बहुत लोग डिबेट कर सकते हैं कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा जब काम ही इतना ज़्यादा है पड़ा हुआ, और आप आज नहीं करोगे काम ना तो कल को पड़ा रहेगा, तो वो अलग टेंशन है, वो काम एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो वो कैसे करोगे। अभी फाइलें हैं मेरे पास, मेरे ई फाइल सिस्टम में करीब 70 फाइलें हैं, अगर मैं 2 दिन नहीं देखूं फाइलें तो 100-150 हो जाएंगी, तो हर दिन 30-40 फाइलें आती हैं, तो उसको जो है आपको एवरी डे यू हैव टू स्पेंड टाइम। वो ऐसे थोड़ी कि आंख मूंद के साइन करना है, तो रीड इट, क्योंकि हर चीज़ का इम्प्लीकेशन है, फाइनेंशियल है या किसी के ऊपर असर करेगा, वो किसी की नौकरी पर असर करेगा, पेशेंट्स के ऊपर असर करेगा, बहुत सारी जो चीज़ें उसमें होती हैं, तो बहुत सोच समझ के वो लेना पड़ता है। तो रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि डेफिनेटली इट टेक्स अ टोल ऑन यू, बट कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। मे बी चीज़ें और बेटर होंगी थोड़ा, जब सिस्टम्स और थोड़ा ठीक होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम्स होंगे, तब थोड़ा चीज़ें बेटर होंगी लगता है। कई बार ऐसा होता है सिस्टम में जब जाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ सिस्टम में दिक्कत है, यहाँ सिस्टम में दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं, उसको चेंज करना इतना इजी नहीं है। हाँ। तो कई बार हम किस तरीके से सोचते हैं कि आईएएस ऑफिसर किस तरीके से सोचता है कि अरे यार चल रहे वैसे चलने दो, या फिर यार यू नीड टू चेंज, और जब आप चेंज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि सब कुछ तो सही चल रहा है, अभी करते हैं जैसी चीज चल रही है चली जाएंगी, यदि मैं डालूंगा तो मुझे पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत होगी, मुझे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। वो डायलेमा आता है, लेकिन ऐसा है कि सब चीज़ें खराब चल रही हैं ऐसा नहीं कर सकते। आपके पहले भी आईएएस अफसर रहे होंगे, वो भी उसी प्रोसेस से गुजरे हैं, तो ये सोचना कि बस हमारे पहले सब गंदा था, ये भी ठीक बात नहीं है। कुछ सिस्टम्स खराब हो जाते हैं नेग्लेक्ट से, या कुछ और फैक्टर्स होते हैं, उनको थोड़ा करेक्शंस करने के लिए थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा लगता है, सोचना पड़ता है। और बहुत सारी तो टेक्नोलॉजी पे और ई गवर्नेंस पे और उन चीज़ों की जो एसओपी बना देने पे और नया एक सिस्टम बना देने पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, उनको सही चलाते रहना ही एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेते हैं ऑफिसर्स, मैं तो उसको स्टार्टअप बोलता हूँ। बहुत सारे ऑफिसर्स इनिशियल स्टेजेस में, बाद में भी नए नए इनिशिएटिव्स लेते हैं, और वो इनिशिएटिव उनके जाने के साथ ही खत्म हो जाता है, वो स्टार्टअप मर जाता है। तो वो जो है, और अच्छी चीज़ें, अच्छे इनिशिएटिव्स, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, जिनको स्केल अप किया जाए तो चीज़ें एकदम बदल सकती हैं। तो वो डिसीजंस आपको बेसिकली, जो आप नया चीज़ करना चाहते हो, वो अगर आपने उसको नए आने वाले ने, सक्सेसर ने उसको कंटिन्यू कर लिया, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जो पुराने रिफॉर्म्स हुए हैं उनको कंटिन्यू करना एक बड़ी बात होती है। ठीक है, रिफॉर्म्स हमेशा होते रहते हैं, चैलेंजेस इंडिया में तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो चैलेंजेस हमेशा नए नए आते रहते हैं, आपको इम्प्रोवाइज करते रहना पड़ता है, और इंक्रीमेंटल चेंज तो हमेशा होता ही है। अगर आप स्मार्टली आपने किसी चीज़ को काम किया तो वो थोड़ा पुश अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा फास्ट और थोड़ा इम्पैक्टफुल चेंज आ गया, आप अपने टाइम में ही इसको देख लोगे। नहीं तो जनरली क्या होता है, अफसर कुछ शुरू करता है, वो अपने टाइम में कभी उसको देख नहीं पाता, वो 2 साल में तो ट्रांसफर हो जाता है, तो बाद में लेकिन चीज़ें होती हैं, तो आप यही सोच खुश रह लो कि हाँ मैंने वो शुरू किया था, वो आज वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। ये इस तरह की हम लोग की एक सिचुएशन होती है, तो डायलेमा रहता है। तो लेकिन ये इंसेंटिव भी होता है कि आप अगर कोई काम अच्छा करो तो फिर अप्रिसिएशन भी मिलता है, सीनियर अफसरों से और सीनियर पॉलिटिशियन लोगों से भी अप्रिसिएशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम जो है रिकग्नाइज नहीं होता, खूब रिकग्नाइज होता है। और आपको पता है कि आईएएस ऑफिसर्स या ऑफिसर्स जो हैं उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इम्पैक्टफुल होता है, तो वो लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और वो आपको बेसिकली यूटिलाइज करते हैं उस चीज़ के लिए। आपने जो ग्रेनाइट स्कैम के बारे में बात की, उसको एक्सपोज करना या फिर उसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करना,
आपने बताया कि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग बाद में पकड़े गए, वो कितना चैलेंजिंग था? बहुत बहुत चैलेंजिंग था। और उसमें बहुत चैलेंजिंग था उसमें। इतना ही मैं कहूँगा कि मैंने जो सही समझा वही किया और मुझे कोई प्रेशर नहीं आया। कभी ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों को बारे में पता करना, इनको इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो ये मेरे लिए या नहीं, लाइफ पर्सनल लाइफ नहीं, के लिए? कभी नहीं। वो तो मैंने मीडिया में भी बोल दिया था। उन्होंने बोला कि ये लोग हैं। हमने कहा कोई भी होगा जो भी कानून को तोड़ा होगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। ये मैंने मीडिया में बोला था। तो हमें करना, हमने बोला तो हमने किया। कभी ट्रांसफर होना, हो जाएगा, मल्टीपल ट्रांसफर होना है? होते रहते हैं वहाँ तो। पहला ट्रांसफर से शुरुआत होती है हम लोग की। हमारी पहली पोस्टिंग चेन्नई में थोड़ी होती है, कहीं डिस्ट्रिक्ट में दूर होती। कटलूर में थी मेरी पोस्टिंग, हर में बाढ़ आती थी। उसके बाद एसडीएम बने गोपीचेट्टीपाल ने, वहाँ से एकदम वेस्टर्न तमिलनाडु भेज दिया। तो हमारे लिए तो सब सेम था। हम लोग के लिए तो कोई मतलब ही नहीं। अब तमिलनाडु का ऑर्डर है तो घर के पास रहने का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ घर। सब हमारे लिए कन्याकुमारी भी वही है, तमिलनाडु में कोयम्बतूर भी वही है और चेन्नई भी वही है। तो वो कभी ट्रांसफर पोस्टिंग का इशू नहीं हुआ। और ट्रांसफर होता है तो फिर आपको वहाँ पे वही सेटअप मिल जाता है। तो ट्रांसफर हम ये मान लें कि यही सच्चाई है, तो फिर उसके बाद हमारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं? तो ट्रांसफर को पनिशमेंट क्यों मानना है यार? देखो, ट्रांसफर सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपको कोई वहाँ पे पसंद नहीं कर रहा है। आप काम कैसा कर रहे हो, आप एफिशिएंटली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे, आप उसको हैंडल कर पाए कि नहीं कर पाए। तो वो सब भी चीजें होती हैं। अब डे वन में जैसे ज्वाइन करते हैं सर्विस में जब, और उसके थ्रू 10 साल 12 साल जब तक आप सर्विस करते हो, हर दिन जैसे आपने बताया कि 10 से 12 घंटे तो मिनिमम काम करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना काम है। तो सेम लेवल की एनर्जी, उसी इंथुसियास्टिक होके काम करना, मतलब मुझे कितना? अपने काम की जो मोटिवेशन मिलती थी वो मेरे काम से ही मिलती थी। क्योंकि मैं जो काम करता था वो सब कुछ सही होता गया। उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि क्योंकि रिकग्निशन भी मिल जाती है। आप सही काम करोगे तो आपको रिकग्निशन भी मिलेगी लोगों की। तो लोग आपके पास आएंगे अपना प्रॉब्लम लेके, क्योंकि आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो उस हिसाब से एक इमेज बन जाती है आपके ऑफिसर की। तो मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता था कि काम में आपको सक्सेस मिल रही है। तो दैट बिकेम अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। तो हर दिन नया चैलेंज होता था, उसको सॉल्व करते थे, अगले दिन अगला चैलेंज की तैयारी करते थे। तो इस तरह से एक हर दिन की एनर्जी मिलती रहती। एक गवर्नमेंट सिस्टम में फाइलिंग सिस्टम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम की स्पीड को रिड्यूस करता है। आई मीन एनवीएस तो एक पर्टिकुलर कोई मैं प्रपोज करता हूँ कि ये हम कर सकते हैं, उसके लिए फिर उसको यहाँ लेके जाओ, फिर इस लेवल पे, फिर नेक्स्ट फिर वो वापस आएगी। मुझे लगता है कि ये तो इंस्टेंट काम होने के लिए तब ये पूरा करते हैं, तो तब तक तो वो टाइम इतना वो हो जाता है। उस सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि एक किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ओके। जो डिसीजन आप स्लो लेते हो वो डिसीजन अक्सर ज़्यादा सही होते हैं कंपेयर टू द फास्ट डिसीजन। फास्ट डिसीजन मतलब कि जैसे रिफ्लेक्स की, जैसे कुछ इशू हुआ तो उसको तुरंत आपने डिसीजन ले लिया। तो वो डिसीजन और उसी प्रॉब्लम को आप थोड़ा बैठ के सोच के जब डिसीजन लेते हो तो वो फाइनल डिसीजन, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ब्यूरोक्रेटिक फाइलिंग सिस्टम का एक फायदा ये है कि गलत काम जल्दी नहीं होते। वो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई क्वेरी लगा ही देगा, पूछ ही लेगा कि अरे यार ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ये इस तरह से। तो एक ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी जो है वो गलत काम नहीं करने देती है। सही काम भी जल्दी नहीं होते। लेकिन हाँ, उसका दूसरा पहलू ये है कि सही काम जल्दी नहीं होते, वो भी है। उसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा इम्प्रूव करने की सिस्टम। अभी ई फाइल सिस्टम आ गया हर जगह, तो थोड़ा फास्ट हो गया है। इसी तरह से उसको थोड़ा जो फ्लो है ना, उसका जो वर्क फ्लो है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे तो फाइल ऊपर नीचे आना जाना वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होकर वो ठीक हो जाएगा। वो कहीं फिर ठीक ही हो जाएगा। वो मुझे लगता है कि उस लाइन में जा रहे हैं हम लोग। तो ब्यूरोक्रेटिक की लाल फीताशाही जो है वो ऑनलाइन सिस्टम आने से बेटर हो गई है। ई फाइलिंग हो गई है सभी ऑफिस में, लेकिन बहुत वो हो उसको गया। अभी भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है बहुत जगह अडॉप्ट कर लिया। मैं ही जब तमिलनाडु में था तो मैंने सीएमडीए में अडॉप्ट किया, अर्बन हैबिटेट में अडॉप्ट किया। यहाँ आया तो ऑलरेडी सी फाइल है। तो डेफिनेटली इट्स अ बेटर सिस्टम। एलुमनी मीट में मैंने आपको देखा फर्स्ट टाइम, तो एलुमनी मीट का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ रिकनेक्ट करना, या फिर स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंट पास आउट हैं या फिर जो करंट में पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई ठोस कदम उठाना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो पूरा मानना है कि एलुमनी एसोसिएशन जो भी होते हैं वो मिलने के अलावा जो है उनका कंस्ट्रक्टिव काम एक होना चाहिए। वो ये कि जहाँ के एलुमनी हैं स्कूल आपके, ठीक है, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए या उस स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करना चाहिए।
सिर्फ एक स्टेट लेवल एलुमनी मीट कर लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मिल लिए, मिलने के बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन वही था, उसमें मैंने वही सजेस्ट किया था मीट में, बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे सब लोग आए थे, बड़ा अच्छा था। लेकिन उसके नेक्स्ट वाला जो है वो करना है कि जैसे मैं पहले बताया था, करियर गाइडेंस एक करना है, दूसरा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना है, तीसरा जो है मेंटरशिप आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर फाइनेंशियल हेल्प जो भी पॉसिबल है वो कर सकते हैं। स्टार्टअप वगैरह जो बहुत सारे हुए हैं, जो बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह में बहुत हैंड होल्डिंग हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम हैं जो हमें करने चाहिए। स्कूल इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे देती है लेकिन वो सफिशिएंट उतना नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारे काम करने चाहिए और एलुमनी को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज होना चाहिए स्कूल में। अभी मैं देख रहा हूँ कि साल में 2-3 मीट तो ऐसे ही हो जाती है। ठीक है, और वो स्कूल में होती है। स्कूल में पढ़ाई का क्या नुकसान हो रहा है या क्या डिस्टर्बेंस वहाँ पे हो रहा है, बच्चे कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमको मज़ा आ रहा है क्योंकि हम पुराने अपने दिनों में चले जाते हैं, हमको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये, और तुरंत देखते हैं जाके क्लासेस, रूम्स और ये सब, हॉस्टल्स में जाते हैं, घूमते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन बहुत केयरफुली हम लोगों को ये करना चाहिए कि स्कूल के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग को जो जो पॉसिबल है वो करना चाहिए। फाइनेंशियली हो, चाहे टाइम दे के हो, रिसोर्सेज जो भी बाहर से ला के रिसोर्सेज कर सकते हैं, ये सब हमको हम लोग को अब करना चाहिए। मतलब हम कभी किसी तरीके की एलुमनी मीट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को कम से कम डिस्टर्ब होके हम उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करा सकें। बिल्कुल बिल्कुल ये बात होनी चाहिए। और क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो मतलब वो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब। और बहुत सारे काम हमें करने चाहिए जो हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी उस चीज़ पे हमें डिस्कशन करके एक पूरा खाका तैयार करके एक फ्रेमवर्क बना के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे हर स्टेट की एक एलुमनी एसोसिएशन है ही, और वो हर ईयरली करते ही हैं एलुमनी मीट। उसमें अधिकतर जो मैं देखता हूँ, मे बी मैं गलत हूँ, बट मुझे जो लगता है उसमें अधिकतर वो आते हैं जो बहुत मतलब या तो कहीं न कहीं सक्सेस हैं, सेटल हैं। हम एलुमनी मीट को क्या इस तरीके से ही अभी कर पा रहे हैं कि सिर्फ एक मिलने का जरिया है, हम सब गेट टुगेदर ही कर पा रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्टिव वे में जो इम्प्लीमेंट हो। फॉर एग्जांपल कि हम किसी एक एलुमनी मीट में कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट रखते हैं कि ये रहेंगे, हम इतने बच्चों को, जैसे आपने सजेस्ट किया, स्कॉलरशिप दे सकते हैं, काउंसलिंग के लिए हम कर सकते हैं, या पर्टिकुलर एक हम किसी चीज़ के लिए आह्वान कर सकते हैं कि हर स्कूल एसोसिएशन हम ये चाहते हैं कि अपने हैंड से जाके बच्चों की काउंसलिंग करे, क्योंकि हर नवोदय से बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं नवोदय के भैया या दीदी लोग, फाइनेंशियल भी वो इतना है कि कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो हम लोग कर ही रहे हैं, बहुत सारे हम लोग जो हेल्प करते हैं, बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे तो ऑलरेडी हो रही है। उसके तो नंबर ही नहीं है कितने हम लोग हर दिन 4-5 तो हम लोग करते ही रहते हैं, वो अलग है। लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग को नेक्स्ट ईयर का जैसे टारगेट तूने बोला हमको वो करना चाहिए, और ये शुरू होगा जल्दी ही। मेरी बात हुई है बहुत लोगों से और सब लोग थैंकफुली सुनते भी हैं मेरी बात जो मैं कहता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात है, इस पर तो डिस्कशन होके बिल्कुल इसको कराएंगे ही। और अच्छा, मिलने वाला जहाँ तक है हर साल, मुझे लगता है हर साल नहीं होके 2 साल में एक बार होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, रिड्यूस कर सकते हैं। और पर ऑल सेड एंड डन ज़्यादा एक्साइटमेंट वही है कि मीट में मिल रहे हैं लोगों से, तो सारी बातें बाद में आएंगी, पहले तो शुरुआत तो मिलने से ही होगी ना। तो मिलेंगे तभी तो बातें होंगी। तो अब वो फेज जो है धीरे धीरे हम लोग को धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए कि अब जो है ठीक है, मिल लिए, सबसे जान पहचान हो गई, बातचीत हो गई, पुराने दिन याद कर लिए, अब हमको कंस्ट्रक्टिव थोड़ा करना चाहिए। और ये हर 2 साल पे करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जो पैसे आपके हर साल खर्च हो रहे हैं लाखों रुपए, वो आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव काम में लगा दीजिए। तो ये हम सोचना चाह रहे हैं। अभी कितना सक्सेसफुल होगा, कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता है, पर कोशिश तो जरूर करेंगे। अभी ऐसा लगता है कि अभी तो एलुमनी मीट हुई थी, ये फिर तो दोबारा अगली वाली। हाँ, तो वही, तो वो छोड़ो, अभी स्कूल की हो रही है 12 तारीख को। हाँ, स्कूल को तो स्कूल की अलग से हो रही है, स्कूल क्या है, तो हर दिन तो मीट ही हो रही। तो हमको लगा तो एक तो पिछली बार जब हुआ तो हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि ये क्या है, मतलब अभी तो मीट हुई है आपकी, फिर आप स्कूल की भी कर रहे हो, अभी लखनऊ को ही फिर स्कूल की कर रहे हो, तो ये भी चलते रहता है। और मैंने सुना 2-3 एसोसिएशन भी हैं, ऑल इंडिया लेवल के भी कुछ एसोसिएशन हैं, 2-3, अभी राजस्थान में कोई है, यहाँ है, वहाँ सब चल रहा है अपना।
बट एनीवे दैट्स जिसका जो मन है करे, लेकिन मेरा अगर मैं किसी चीज़ से कनेक्टेड रहूँगा तो मैं यही एम्फेसिस करूँगा कि कंस्ट्रक्टिव काम भी होना चाहिए साथ में, तभी मैं उसमें जुड़ा रह पाऊँ। हम एंड ऑफ द डे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर जो भी रिसेंटली पास आउट है उनकी किस तरीके से हेल्प कर पाएं, इंटैक्ट होना चाहिए एग्री, यही करना है और जितना जल्दी कर सकें उतना अच्छा होगा। नहीं तो लोग निकलते जा रहे हैं, लोग हर साल तो इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं, कहाँ गए पता नहीं कुछ। कैरियर काउंसलिंग जैसा कुछ मतलब जितना जल्दी हो सकता है, बिल्कुल, मतलब जैसे आप हैं, बाकी बहुत सारे IAS ऑफिसर्स हैं नवोदय से, वो चीज को करेंगे, इस नवोदय नेटवर्क में उस चीज का आह्वान करेंगे, उस चीज को बोलेंगे तो बाकी लोग भी उसको सुनेंगे, सीरियस लेंगे, क्योंकि कंप्लीटली आई एग्री विद दिस। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। वही तो 3-4 चीजें जो मैंने बताई वो हमें करनी ही पड़ेंगी, और उसके लिए पहले तो एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमको इकट्ठा करने पड़ेंगे, एक ट्रस्ट या सोसाइटी टाइप का बनाना पड़ेगा, स्कूल लेवल पे बने या स्टेट लेवल पे बने, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें सही लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक से चलाएं, ठीक है। फिर समिति से भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको। समिति ने अभी तक तो एलुमनाई एसोसिएशन को शायद रिकग्निशन नहीं दिया है, बट समिति से भी कनेक्ट कर सकते हैं, समिति का भी कोई उसमें रोल रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब जो मैंने सुना है कि दे आर वर्किंग ऑन अ एलुमनी पोर्टल, तो एक एलुमनी पोर्टल वो बनाएंगे जिसमें सभी एलुमनी सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दे आर वर्किंग, उसी को थोड़ा एक्सपेंड करके विल डू दिस आल्सो। मैंने बहुत सारे IITs के बारे में इंटरव्यूज देखता हूँ, तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो IIT मुंबई या फिर IIT मद्रास, IIT दिल्ली, कानपुर, इससे बहुत सारे एलुमनी हैं, बहुत सारे स्टार्टअप निकलते हैं। उनके पीछे का जो रीजन जानने की मैंने कोशिश की, उसमें मुझे ये मिला कि जो एलुमनी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, मेंटोरशिप में, यही 2 मेन चीज़ें होती हैं जो एक स्टार्टअप को फ्यूलिंग का काम करती हैं। जैसे आप इनिशियल फेज में आप कोई स्टार्टअप है तो आपको नहीं पता होता कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, तो एक अच्छी मेंटोर चाहिए। दूसरा, आप कोई भी स्टार्टअप करते तो उसके लिए फंड की रिक्वायर्ड है ही, तो वो 2 चीज़, क्या मैं वो वाला जो मॉडल है जो वो मतलब किसी ने बनाया होगा, क्या हम उस सेम मॉडल को नवोदय के जो एलुमनी नेटवर्क है इंड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि नवोदय से भी बहुत सारे स्टार्टअप निकल रहे, तो जो स्टार्टअप वाले हैं, जो IAS हैं, PCS हैं, वो अच्छे मेंटोर बन सकते हैं फॉर स्टार्टअप। देखो, स्टार्टअप में अच्छे मेंटोर्स ऑफिसर्स नहीं बन सकते हैं। स्टार्टअप में अच्छे मेंटोर्स बिजनेस पीपल ही बन सकते हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट कि हाँ, जो बिजनेस नेटवर्क है उसको हम लोग थोड़ा सा एक्टिवेट करें, बिजनेस नेटवर्क को एक्टिवेट करें और उन लोगों को मेंटरशिप में लाएं, और वो अगर हैंड होल्ड कर सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं और फंडिंग अरेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ऑफिसर लोग मेंटरशिप कर सकते हैं बट बिजनेस में तो नहीं। जैसे मुझसे अगर पूछोगे तो मैं शायद बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, मेरी जितनी नॉलेज है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी चलाने की है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी हमने नहीं चलाई। मान लीजिए आपको एक ऐसे स्टार्टअप है जो अर्बन प्लानिंग पे कुछ उस तरीके का स्टार्टअप तो वो स्पेशलाइज्ड अब मैं दे सकता हूँ, बट जनरली ऑफिसर्स नहीं दे पाएंगे ये बात ना, तो मैं तो एक्सपर्टाइज मेरा मान लो अर्बन प्लानिंग में, तो आई कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दैट, मैं कर भी रहा हूँ, इनफैक्ट मैं एम ऑलरेडी डूइंग इट, बट एज अ जनरल नॉर्मल ऑफिसर जो है उतना वो नहीं कर पाए। हाँ, नेटवर्क करा सकते हैं, कनेक्शंस करा सकते हैं, लोगों से बातचीत करा सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हो सकता है। बियॉन्ड दैट जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो हमारे नवोदय विद्यालय के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो ऑलरेडी स्टार्टअप चला रहे हैं या बिजनेस, बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, बहुत लोग बड़े बिजनेस भी चला रहे हैं, जो नवोदय के यंग टैलेंट है, जो IT वगैरह में है, जो इंजीनियरिंग में या इसमें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसमें जो स्पेशलाइज उसमें परस्यूट में है, उनके साथ टाइप करके ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे अर्बन प्लानिंग ही मान लो 4 लोग आर्किटेक्ट या अर्बन प्लानर्स हैं, वो अगर आ जाए मेरे पास तो मैं उनको अच्छा आइडिया दे दूंगा कि तुम स्टार्टअप कैसे चलाओ। तो उस तरह से वो मैपिंग करने की जरूरत है। तो जब आप लिस्ट बनाओगे मेंटोर्स की, उसमें मैपिंग करोगे कौन कहाँ पे हैंडलिंग कर सकता है, कहाँ पे हेल्प कर सकता है, फंडिंग किसके पास अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग फंडिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग फंडिंग ला सकते हैं कहीं से, तो स्टार्टअप्स की फंडिंग तो अलग होती है, तो उस तरह की नेटवर्किंग बहुत डिफरेंट लेवल पे जरूरत पड़ेगी उसकी, तो थोड़ा बड़ा काम है बट करना चाहिए, उससे फायदा होगा। मतलब ये मुझे एक आइडिया आता है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि इसको और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फॉरेन में बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे में जैसे यूएसए में 500 लोगों का ग्रुप है। अच्छा। तो उनमें से एक भैया हैं जो व्हाइट हाउस में डायरेक्टली एकदम प्रेसिडेंट के पास में। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वैसे ग्रुप से कनेक्ट करके हम कुछ स्कॉलरशिप का करवा सकते हैं कि उनको जाने में फॉरेन के स्टडी के लिए गए तो हायर स्टडी के लिए तो उनको कैसे हुआ तो वहाँ टाई अप करवा सकते हैं। देखो उसमें स्कॉलरशिप का इम्पोर्टेंस इसलिए है, पढ़ाई में पैसे लगते हैं। बाहर जाने वाले से मैं गया था कॉर्नेल, तो मुझे वर्ल्ड बैंक से $1 लाख का स्कॉलरशिप मिला। तो वो उतना खर्च होता ही है 2 साल में, तो वो कहाँ से आएगा? वो कोई फंडर या कोई स्कॉलरशिप कहीं से दे, तो उसके लिए फिर आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। ऑल दैट इज़ नॉट ईजी। और यूएसए क्यों जाना है? इंग्लैंड जा सकते हैं, मैं लंदन जा सकते हैं, या किसी भी अदर किसी भी यूरोप में स्टेशन में जा सकते हैं। बहुत सारे जापान, कोरिया, सिंगापुर वगैरह बहुत सारे अच्छे हैं, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा कम खर्चा है, तो उसको मैप करके कि कहाँ कहाँ पे लोग जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी स्कॉलरशिप हम लोग दे सकते हैं, वो हम लोग को एक वर्कआउट करना चाहिए। तो चूँकि हैं बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे हैं, तो और नंबर्स अच्छे हैं, मतलब 500 बता रहे हो तुम, और भी होंगे मुझे तो लगता है। मैं उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वो एक भैया जो पूरा मैनेज करते हैं, अरुण भैया नाम है उनका, तो मैं उनसे डायरेक्टली हम कनेक्ट हुए थे। उन्होंने बोला कि ऐसे जो फॉरेन से जो आते हैं इंडिया में उनके साथ इंटरव्यू कर सकते हो तुम लोग। उनकी श्योर हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल मुझे बिल्कुल तो पता ही नहीं था। हमारे स्कूल से भी एक दो मौर्य करके एक लड़का है, मनोज मौर्य, वो बाहर ही कहीं है, यूएस में है, तो सब आते रहते हैं, उनसे कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने टाई अप किया, हमने किया। एक भैया आए थे यूएसए से ही आए, तो हमने यहाँ दिल्ली में उनके साथ किया। पहले से इन्फॉर्मेशन थी, हम पहुँच के शूट हो गया। तो मतलब उसके रिगार्डिंग तब उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम सब व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हैं। इवन तो वो लोग एलुमनी मीट भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, गेट टुगेदर। यहाँ पे भी जो है इसमें तुम्हारे ऑफिसर्स का ही एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें कुछ 300 लोग हैं, 300-350 लोग। ओ कृष्णकांत भैया मैं वगैरह मैं शायद उसमें हूँ। हाँ फौज में। शायद हूँ। तो वो भी बड़ा सा ग्रुप है। तो अफसरों का ग्रुप अभी कुछ ज्यादा किया नहीं इन लोगों ने। आई थिंक वी हैव टू एक्टिवेट दैट। ओके भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, आई एम राज सत्यन. I love to know about your view for this episode. Please like, share and subscribe this channel, Navodaya Talks, and connect with us for future episodes as well. Thank you.